हेलो फ्रेंड्स, केडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइनेक्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइनेक्स हिस्ट्री, लाइनेक्स फीचर्स एंड लाइनेक्स इंस्टॉलेशन। सो विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स टुडे। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है लाइफ में और दिमाग में कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट इज़ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, सच एज सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या करता है वो आदमी या समथिंग और मे बी सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स कंप्यूटर हार्डवेयर, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप घर में देखते हो कोई हेड होता है, वो पूरे फैमिली को ऑपरेट कर रहा होता है। तो क्या है वो, एक तरीके से देखा जाए तो पूरे फैमिली को ऑपरेट कर रहा है। किसको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, कब बात करनी है, किसको कितना रिसोर्स एलोकेट करना है। तो सिमिलरली जिसने भी ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसने भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, उसके दिमाग में ये चीज़ था कि भाई जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर ख़रीद करके लाते हैं मार्केट से तो आइडल पड़ा रहता है, राइट। इसको कौन ऑपरेट करेगा, कौन इसको चलाएगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए डेवलपर ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली लाइनेक्स जो कि कर्नल बेस्ड है, उसने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। ये करता क्या है, ये ब्रिज का काम करता है, जो आपका हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच का काम करता है कर्नल बीच में। सो जो एप्लीकेशन एंड से जो भी रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले कर्नल के पास जाता है। उसी के हिसाब से कर्नल डिसाइड करता है कि इसको कितना रिसोर्स एलोकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 GB मेमोरी है, 1 GB डिस्क है, तो उसी के हिसाब से एप्लीकेशन को रिसोर्स एलोकेशन कर्नल करता है। तो ये तो हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट मेक्स लाइनेक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, कैसे हम बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो पहला जो काम होता है, पहला जो चीज़ है वो लाइनेक्स कर्नल, दैट इज़ कॉल्ड कोर दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर। हमारा कर्नल ही हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसको रन करता है, उसको चलाता है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड शेल। ये क्या करता है, हम एंड यूज़र उसको कमांड के थ्रू शेल के साथ, यानी जब कमांड के साथ लॉगिन करता है तो उसको शेल मिलता है और एंड यूज़र शेल से इंटरेक्ट करता है, फर्दर शेल कर्नल से इंटरेक्ट करता है और कर्नल देन हार्डवेयर से बात करता है। सो इस तरीके से आर्किटेक्चर बना रहता है कि आप शेल से इंटरेक्ट करते हो, शेल को कमांड फायर करके बताते हो कि भाई मुझे एक फ़ाइल बनानी है जो कि 10 GB की है या 1 GB की है। शेल क्या करता है, कर्नल के पास रिक्वेस्ट को ले जाता है, देन कर्नल हार्डवेयर को बताता है कि भैया 1 GB का डिस्क स्पेस चाहिए। सो बाय दिस वे ये घूमता रहता है। और इसके साथ क्या क्या होने चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, सिस्टम के यूटिलिटीज़ होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हमारे बेसिक कमांड्स हैं ये सारे हमारे टूल्स के कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये आपके पास मिनिमम टूल तो होने ही चाहिए, उसी के बेसिस पे आप रिक्वेस्ट को आगे भेज सकते हो कर्नल के पास। देन हमारे पास एप्लीकेशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एडिटर्स, हमारे पास वी एडिटर एक एप्लीकेशन है, SSH हो गया। उसके बाद हमारे सर्वर्स हैं, DNS, DHCP एट्सेट्रा, ब्राउज़र हैं। सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ में फाइल सिस्टम क्यों होनी चाहिए कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये देखा जाए तो लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो ये आपकी चीज़ें होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि
लाइनेक्स और यूनिक्स की इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कि बेसिकली कहाँ से ये आया, क्यों आया, इसका पर्पस क्या है। सो बेसिकली क्या हुआ, 60s में, अराउंड 60s में कुछ इस कंपनी मिल करके इन्होंने ऐसा प्लान किया, ऐसा एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया कि भाई हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो मल्टी यूज़र हो, मल्टीटास्किंग हो, उसके साथ एनएफएस हो, साथ में ये वायरस से भी हमें प्रोटेक्ट करे, एट्सेट्रा। सो इस तरीके से इन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान बना करके इन्होंने AT&T बेल लैब्स में एक प्रोजेक्ट बना करके इन्होंने AT&T लैब को दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इस पे आपको काम करना है। सो AT&T ने क्या किया, बहुत सारे डेवलपर हायर किए हैं और हायर करने के बाद ये टास्क उन्होंने डेवलपर को दिया। तो उसमें से कुछ डेवलपर्स हैं जो कि काफ़ी फ्रंट लीड पे थे, जैसे केन थॉमसन हो गया, डेनिस हो गया। तो काफ़ी सालों के बाद, 4-5 साल के बाद उन्होंने एक बेसिक लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कर्नल टाइप का उन्होंने डेवलप किया, दैट इज़ कॉल्ड यूनिक्स। शुरू में इन्होंने सी लैंग्वेज में इसको डेवलप किया था और यही जो यूनिक्स है सबका फाउंडेशन बना, चाहे लाइनेक्स हो, सोलारिस हो, रेड हैट हो, एट्सेट्रा। तो जो इसका बेस है यहीं से आया। उसके बाद इन्होंने जो डेवलप किया 1969 में, वो मल्टी यूज़र तो था, मल्टीटास्किंग भी था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। सिंगल यूज़र मोड में लॉगिन करना पड़ता था, नेटवर्क फाइल सिस्टम उसमें था नहीं, बहुत सारे टूल्स मिसिंग थे, फॉर एग्जांपल GCC, बैश, कोर यूटिल्स, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। लेकिन एक बेस उन्होंने बना दिया, एक स्केलेटन उन्होंने बना करके मार्केट में दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड यूनिक्स। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट, उसी में से कुछ डेवलपर्स जो कि वहाँ से छोड़ करके उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, दैट इज़ कॉल्ड GNU प्रोजेक्ट, और इसको लीड कर रहा था रिचर्ड। उस रिचर्ड ने क्या किया कि उसी ऑन टॉप ऑफ दैट यूनिक्स उसने कुछ टूल डेवलप किए, फॉर एग्जांपल लाइक GCC, बैश, कोर यूटिल्स, लेकिन उसने कर्नल डेवलप नहीं किया। और इवन जो यूनिक्स में था उन्होंने प्रॉपर कर्नल डेवलप नहीं किया था। तो टूल डेवलप कर दिया GNU प्रोजेक्ट ने, बेसिक लेवल का कर्नल यूनिक्स ने डेवलप कर दिया। और इन सब चीज़ों को, अब उस टाइम पे ये सब कुछ फ्री था। इनफैक्ट ये जो टूल्स थे GCC, बैश एंड कोर यूटिल्स, ये सारे रेस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन जो बेसिक लेवल का कर्नल था, जो कि इट वाज नॉट अ प्रॉपरली फंक्शनल। तो 1982 में सन माइक्रो सिस्टम फाउंडेड बाय ND, विनोद खोसला एंड स्कॉट। उनके पास प्रीवियस यूनिक्स का तो कर्नल था, यूनिक्स का बेस डेवलपमेंट था। उसी बेस डेवलपमेंट को ले करके इन्होंने आगे डेवलपमेंट करना शुरू किया और उनका फोकस था हाई परफॉर्मेंस यूनिक्स वर्कस्टेशन एंड सर्वर। सो उन्होंने 1982 में फाउंड करके सन माइक्रो सिस्टम काम करना स्टार्ट किया। फाइनली इन्होंने जो उनका फर्स्ट इनिशियल डेवलपमेंट हुआ NFS पे, वो 1984 में हुआ। और फर्स्ट वाइडली यूज्ड वर्जन जो था इनका, कि NFS वर्जन 2 था 1989 में। इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। देन सोलारिस, इन्होंने खुद अपना एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। ये सारे टूल डेवलप करने के बाद 1991-92 में, जिसका शुरू में इन्होंने नाम रखा था सन OS, लेकिन बाद में इन्होंने रीनेम करके सोलारिस कर लिया, सन सोलारिस। और इन्होंने टूल जो यूज़ किया था, GNU का प्रोजेक्ट का टूल यूज़ नहीं किया था शुरू में, उन्होंने कंबाइन कर लिया था BHD मीन्स बकेली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड बाद में उन्होंने नेटवर्किंग को भी ऐड किया 94 लेकिन ये जो बेस नेटवर्किंग का था कॉन्सेप्ट, वो 84 में आ गया था और इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हो गया था 89 में।
तो ये जो NFS है वो सन का डेवलप किया हुआ है, जो इन्होंने बाद में सन सोलारिस के साथ इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से सोलारिस आया। उसके बाद क्या हुआ कि बाकी की जो रेड हैट, यूबंटू वगैरह, इन्होंने भी अपना डेवलपमेंट बैकएंड में शुरू कर दिया था। और उसी अराउंड उसी साल 91 में कर्नल भी इंट्रोड्यूस हुआ, सॉरी लाइनेक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ कर्नल के साथ, जिसको डेवलप किया था लाइनेक्स टॉरवल्ड्स ने, जो कि एक फिनलैंड में स्टूडेंट था। सो इट वाज क्रिएटेड फ्री कर्नल एज अ हॉबी प्रोजेक्ट के साथ वो काम कर रहा था। और बट इट वाज कंबाइंड विद GNU टूल। आई मीन ये जो GNU का टूल है, ये सारे टूल को कंबाइन करके उन्होंने कर्नल डेवलप किया। सो कर्नल वाज डेवलप्ड बाय लाइनेक्स, tool was developed by GNU project, right? Some of the tool was developed by BSD, some of the tool was developed by Solaris. So इन्होंने कंबाइंड करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। तो ये तो मोटा मोटी यूनिक्स और लाइनेक्स का हिस्ट्री रहा, जो कि इट कैन बी यूजफुल फॉर यू। अब देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। लाइक इट्स ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स इट्स अ फ्री, कर्नल अभी भी फ्री है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये मल्टी यूज़र सिस्टम है। मल्टी यूज़र मीन्स मल्टीपल यूज़र कैन लॉग इनटू एंड दे कैन वर्क टुगेदर। और ये मल्टीटास्किंग है, मीन्स एट ए टाइम बहुत सारे विंडोज़ ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन चला सकते हैं। पैरेलली ये मल्टीपल टास्क पे काम कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी मीन्स मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ वर्क स्टेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्वर में इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। VMD के जो फाइल पड़ी है सर्वर्स पे, उसको मूव करके कहीं दूसरे लोकेशन पे ले जा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। ये हाईली सिक्योर है और रिलायबल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक इसके जो परमिशन सेट्स हैं, चाहे यूमास्क वैल्यू हो गया या इसके परमिशंस हो गए, वो हाईली स्ट्रॉन्ग है और लेस प्रोन टू वायरस। सो वायरस अटैक के चांसेस बहुत कम रहता है, बिकॉज इसके जो फाइल सिस्टम्स हैं वो सारे प्लेन फाइल सिस्टम्स होते हैं। विदाउट मेनी ऑफ द फाइल्स आर, आई मीन ऑलमोस्ट वो सारे एक्सटेंशन बेस्ड नहीं होते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन बेस्ड होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। तो इसको वायरस से अफेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और साथ में ये स्टेबल भी है। काफ़ी सालों तक एक बार आपने इसको ऑन कर दिया, काफ़ी सालों तक चलता रहता है। बैकएंड में आप पैच वगैरह अप्लाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ स्टेबल। इसके अपने शेल होते हैं, UI होते हैं। एंड यूज़र CLI के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, कमांड परफॉर्म कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में इसका अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है, जो कि एंड यूज़र को थोड़ा सा इजी वे से वो मैनेज कर सकते हैं। साथ में बिल्ट इन नेटवर्किंग्स हैं, फॉर एग्जांपल TCP, IP, SSH, FTP, HTTP एट्सेट्रा। फाइल सिस्टम सपोर्ट के लिए इसके खुद के फाइल सिस्टम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ext4 फाइल सिस्टम, NTFS, XFS एट्सेट्रा। ये फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो उसको फाइल सिस्टम डालते हैं ऑपरेट करने के लिए, ताकि एंड यूज़र उसको ऑपरेट कर सके, डेटा कॉपी कर सके। ये जो फाइल सिस्टम आप मैंने बताया ext4, NTFS, इसके अपने फीचर्स होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। कोई 2 GB सपोर्ट करता है, कोई 4 GB सपोर्ट करता है एट्सेट्रा। कम्युनिटी सपोर्ट भी है इसमें, जो कि एक्टिव फोरम्स हैं, जहाँ से हम डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, ट्यूटोरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एट्सेट्रा। और इसके अपने लाइनेक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल RHEL है, CentOS है, रॉकी, यूबंटू एट्सेट्रा। ये सारे के सारे लाइनेक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और लाइनेक्स का ही कर्नल यूज़ होता है इन सब में। तो दोस्तों ये तो था आपका लाइनेक्स फीचर। हमने पढ़ा हिस्ट्री और हमने उसके साथ में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा थोड़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है।
अब देखते हैं कि भाई ये तो सारी चीज़ें चलते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं एक वर्चुअल मशीन में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि VMware वर्कस्टेशन जो कि फ्री है प्रो, उसको डाउनलोड कर लेना है। साथ में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहो, रेड हैट तो फ्री नहीं, CentOS हो गया या फिर Ubuntu हो गया, आप उसका ISO डाउनलोड करके अपने PC में रख लो। उसके बाद सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो ये तो इस तरीके से आपका स्क्रीन आएगा। स्क्रीन में इस तरीके से आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, मेमोरी डिस्क एलोकेट करना है। साथ में उसके बाद आप पावर ऑन करते हो तो पोस्ट चलता है। और उसके बाद आपको पहला जो ऑप्शन आपसे सेलेक्ट करने के लिए बोला है कि लैंग्वेज आप सेलेक्ट करो, किस लैंग्वेज में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाह रहे हो। तो सिंपली आपको इंग्लिश कर लेना है, यूनाइटेड स्टेट। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछेगा कि आपको कन्फिगर करना है। स्पेशली दो चीज़ यहाँ पे कन्फिगर करने के लिए आपको बोलेगा। एक तो कि जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो वो किस डिस्क में करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डिस्क है, एक डिस्क है, तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज देगा। एरर क्या, वार्निंग मैसेज, उस पर डबल क्लिक करना है। अभी देखते हैं इंस्टॉलेशन पे क्या क्या पूछता है। तो ये 2-3 स्टेप्स होते हैं ये आप, और साथ में रूट यूज़र पासवर्ड सेट करना है। एंड देन उसके बाद आप मशीन को रिबूट करोगे थोड़ी देर के बाद, तो इस तरीके से स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे कंसोल पे क्लिक करके लॉगिन कर लो। सो लेट अस क्विकली इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने वर्कस्टेशन डाउनलोड करके रखा हुआ था, साथ में वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर लिया। आप भी इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे एक आइकॉन दिखेगा, इस आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो अभी सब कुछ मैंने क्लीन किया हुआ है आप लोग को सिखाने के लिए। जस्ट यहाँ पे क्या करना है, क्लिक अ वर्चुअल मशीन, और यहाँ कुछ नहीं करना है, टिपिकल रहने दो, बिकॉज यू आर अ न्यू इन द इंडस्ट्री और मे बी यू हैव जस्ट स्टार्टेड। तो अभी आपको इस पे ज़्यादा R&D नहीं करना है, आगे चल के हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ लाइनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 9 पड़ा हुआ है, तो 9 इस बार ये पुराना वर्जन है वर्कस्टेशन का, इसलिए 9 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पे 8 सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ओरेकल आ रहा है तो CentOS देखते हैं। मैंने CentOS डाउनलोड किया हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आप मशीन बना रहे हो उसका क्या नाम रखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे नाम रख दो CentOS 8 VM1। इसको कहाँ पे जो VMD के फाइल बनेगी वो किस लोकेशन पे, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी बनाई हुई है वर्चुअल मशीन के अंदर। या तो इस नाम से पहले डायरेक्टरी बना लो या फिर नया क्रिएट कर लो यहाँ से, लेकिन हर जितने भी वर्चुअल मशीन बना रहे हो अलग अलग डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने बनाया हुआ है, जस्ट इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जितनी भी फाइल्स होंगी VMD के फाइल्स, वो सारी की सारी इसी में स्टोर होंगी। फ्यूचर में अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली ये डायरेक्टरी आप रिमूव कर सकते हो, इससे बाकी के जो VMs हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है और रिकमेंडेड है कि आप 20 GB रखो। सो क्लिक नेक्स्ट। बाकी के जो फीचर्स है बाद में देख सकते हैं। इस तरीके से आपका एक अभी वर्चुअल मशीन बना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला। अभी जैसे हम फिजिकल बॉक्स खरीद करके लाते हैं, फिजिकल मशीन खरीद करके लाते हैं, वैसे ये वर्चुअल मशीन है जिसमें 1 GB मेमोरी है, 1 CPU है, 20 GB डिस्क स्पेस है, DVD है, साथ में NIC निक लगा हुआ है, नेटवर्किंग डिवाइस लगी हुई है, USB है। सो ऑल दीज आर, जब हम खरीद करके भी लाते हैं तो हमारे हार्डवेयर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको एडिट करते हैं, एडिट करके हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिजिकल में क्या नेगेटिव है कि आपको रिमूव बढ़ाना हो मेमोरी तो आपको बॉक्स खोलना पड़ेगा, ख़रीद के लाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है, राइट। इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपली यहाँ से मेमोरी बढ़ा दिया, 2048 कर लिया, 2 GB कर लिया। साथ में अभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैं बढ़ा करके 2 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा फास्ट इंस्टॉलेशन हो जाए। और यहाँ पे आपको ISO सेलेक्ट करना है। यहीं भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। दैट्स ऑल। नेटवर्किंग में नेट रहने देना है। रीजन कि आपका जो लैपटॉप है
वो वाईफाई से कनेक्टेड है, तो नेट करोगे तो आप इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। ऑलराइट, सो बस आपको एक ही कॉन्फ़िगरेशन ये सब करना है, थोड़ा मेमोरी बढ़ा देना है, बिकॉज ऑफ इंस्टॉलेशन थोड़ा सा मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, सीपीयू ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, बाद में हम चाहे तो कम कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, इसको पावर ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मोटा मोटी 5-7 मिनट लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी द सीपीयू दैट यू हैव एलोकेटेड टू द सिस्टम। तो रीजन की वो पोस्ट चल रहा होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चल रहा होता है। बेसिकली वो आपके डिस्क को थॉरली चेक करता है, देखता है कोई बैड सेक्टर तो नहीं है, कितने सारे सेक्टर्स हैं, मेमोरी ऐसी मेमोरी सीपीयू को भी थॉरली वेरीफाई करता है। सो जो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, देन कंटिन्यू। एक बार ना 2 बार आप क्लिक कर लो इस पर, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रीजन की वो बैकएंड में चल रहा होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस आपको लैंग्वेज के बाद ये बस एक चीज़ ये पूछता है, सबसे पहले इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, यानी किस हार्ड डिस्क में करना है। आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि एक है उसको भी आपको बताना पड़ेगा, तो इसको डबल क्लिक करके डन कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, रूट का यूज़र पासवर्ड सेट करना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पासवर्ड होना चाहिए रूट का। पासवर्ड सेट कर लो यहाँ पे और इसको मेमोराइज कर लो, डन। दैट्स ऑल। ये 2 एरर थे, दोनों ये वार्निंग थे, इंडिकेशन था। देन बिगिन इंस्टॉलेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, रीजन के बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, इंस्टॉल करता है बैकएंड से, और उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आता है आपके पास रिबूट का। जस्ट आपको क्लिक करना है इस पर, दैट्स ऑल। मैंने आपका वॉइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर आप यूज़र बनाना चाहो तो एक और नॉर्मल यूज़र बना लो, यूज़र 1 करके, पासवर्ड सेट कर दो, नॉर्मल पासवर्ड जो कि आप याद रख सको। ये स्क्रीन आएगा, यहाँ पे टर्मिनल पे कंसोल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका ओएस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।